हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। और आई थिंक अब तो सब कुछ खुलने लगा है धीरे धीरे। और तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और स्पेशली 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि मे बी स्कूल उनके लिए खुल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सावधानी बरत करके स्कूल में ज़रूर जाएँ और पढ़ाई करें और अच्छे से रहें। ठीक है। और आज का जो यूनिट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का न्यू जो सिलेबस है 2021-22 का, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसका फर्स्ट यूनिट भी हमने कर लिया है, शीत युद्ध का दौर। उसमें एमसीक्यू बेस्ड है और फाइनल एग्ज़ाम को टारगेट करके भी है, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। और आपको मेरे नोट्स और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो यूनिट है हमारा सेकंड करेंगे हम, दो ध्रुवीयता का अंत। राइट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और एक और बात कि इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें असाइनमेंट चाहिए, तो अगर किसी को असाइनमेंट चाहिए फिर इसका ज़ेरॉक्स चाहिए तो मुझे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना देखो, सबसे पहले अगर हम इंट्रो कहेंगे तो पहले मैंने आपको बता दिया शीत युद्ध का हमने पढ़ा, शीत युद्ध का दौर पढ़ा, जिसमें वैचारिक संघर्ष हो रहा है, दो शक्तियां हैं आपस में लड़ रही हैं आगे निकलने के चक्कर में। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि वो युद्ध थम जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, सोवियत संघ का अगर विघटन हो रहा है तो एक ही शक्ति देश में या फिर एक ही विचारधारा व्याप्त है, कहाँ पे, कहीं भी देश में कह रही हूँ। ठीक है, कहीं भी एक ही शक्ति या फिर एक ही विचारधारा का वर्चस्व होना क्या है, एक ध्रुवीयता। ठीक है, तो वहीं दो ध्रुवीयता का अंत इस चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हो रहा है और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब हम अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको देखेंगे कि किस हिसाब से उसका वर्चस्व देश में है। ठीक है, सो देख लो, जो सोवियत संघ का विघटन है 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है। और जो बर्लिन की दीवार थी, पूछ लेगा क्वेश्चन में कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को उसको गिरा दी गई थी। और वो बनी कब थी, 1961 में। ठीक है, चलो सेकेंड देखो। सबसे पहले अगर हम सोवियत प्रणाली की विशेषता पढ़ते हैं, सोवियत संघ की अगर हम विशेषता पढ़ते हैं यूएसएसआर की, राइट, तो इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोवियत प्रणाली क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, सोवियत प्रणाली है, ठीक है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ पे किसी भी जो अगेंस्ट पार्टी होती है उनको कोई हक नहीं था अंदर आने का। इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, योजनाबद्ध थी। और इसकी अर्थव्यवस्था और उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, राज्य का। ठीक है। और देश के विकास के लिए, ठीक है, या फिर लोगों की ज़रूरतों के लिए क्या किया जाता था, सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता था। सामान्य का सिद्धांत का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सामान्य का सिद्धांत का मतलब क्या है, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नई स्कीम्स लेके आना, फिर पॉलिसी लेके आना। ठीक है, और चीज़ों को अपनाना। ठीक है फ्रेंड, तो सामान्य का सिद्धांत का मतलब क्या है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर क्या करते थे लोग, उत्पादन करते थे। और उत्पादन करके क्या करते थे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है। और ये भी था कि जो सोवियत संघ था उसने निजी संपत्ति का अंत कर दिया गया था। ठीक है। और हर चीज़ पर उसने क्या कर दिया था, राज्य का नियंत्रण कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखो, अब हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं कि सोवियत प्रणाली यानी यूएसएसआर का फीचर्स क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, फाइनल टारगेट करके बनाया गया वीडियो, तो देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, जो सोवियत प्रणाली है वो पूंजीवाद पर आधारित नहीं थी बल्कि समाजवाद के समाज के आदर्शों पर आधारित, समाजवाद की, राइट। तो पूंजीवाद आपको मैंने बता दिया है कि ये 2 ही कैटेगरी को फॉलो करता है, बुर्जुआ वर्ग को फॉलो करता है और सर्वहारा वर्ग को नीचे गिरता है, उनको चांस नहीं देता ऊपर आने का। जबकि समाजवाद क्या है, समाजवाद संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है। अगर हम संसाधनों की डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है, न्यायपूर्ण वितरण की बात कर रहा है। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है ये, किसके, अब वो संसाधन हो, चाहे अवसर हो, चाहे कुछ भी है। ठीक है, और अगर समाज में है तो आपको संसाधन है, चाहे अवसर है, चाहे न्याय है, ठीक है, सभी का न्यायपूर्ण वितरण करना होगा। ये सोवियत संघ की प्रणाली थी और इसकी विचारधारा थी। दूसरा, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो एक नियोजित और योजनाबद्ध थी, क्योंकि उसके उत्पादन के साधनों पे राज्य का नियंत्रण था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। ठीक है,
तो योजनाबद्ध थी। यहाँ के जो जीवन स्तर के लोगों की जो जीवन स्तर थी, उनके लिए जो बेसिक एक सुविधा होती है ना, वो सुविधा अवेलेबल थी। अब बेसिक नीड्स आप किसको, बेसिक नीड्स अगर हम बोल दें कि हमें बेसिक नीड्स किसको कहते हैं, राइट, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूएसएसआर है, इसमें लोगों की बेसिक नीड्स कैसे पूरे किए जाते थे। तो आप देख लो बेसिक नीड्स इनके क्या होते हैं। आवास होना चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड्स में भोजन होना चाहिए, जल होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, राइट फ्रेंड। तो ये जो सोवियत संघ क्या था, जो सोवियत संघ के लोग थे और वहाँ का जो जीवन स्तर था, उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे थे, जैसे स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, शुद्ध जल है, शिक्षा है। तो ये चीज़ें उनके लिए वहाँ पे उपलब्ध थी, ठीक है, जिससे वो लोग अपनी दिनचर्या या फिर जो बेसिक बुनियादी उनके लिए ज़रूरत थे, आवश्यकता थी, उसको वो पूरा कर लेते थे, ठीक है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यहाँ की थी, यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत डेवलप्ड थी, ठीक है, उन्नत कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कोई बेरोजगारी नहीं थी। आगे देखो, तो ये इसकी विशेषता हो गई। आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम को टारगेट करके ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो, आप दूसरी दुनिया भी पढ़ोगे तो आपको मैं बता दूँ, जो दूसरी दुनिया है वो पूर्वी खेमे के जो देश थे, ठीक है, उन्होंने समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था, और इन्हीं को समाजवाद के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा गया था। किसको कहा गया था दूसरी दुनिया? पूर्वी खेमे के जो देश थे उनको, ठीक है, समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई थी, राइट। आगे देखो फ्रेंड्स, बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ाती हूँ मैं, तो आप लोगों को अच्छा है कि समझ में आएगा, राइट। और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखो, मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पे मे बी टाइपिंग में गलत है, ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये 1900 के दशक में राजनीतिक सुधार के लिए आए। किसके लिए? लोकतांत्रिकरण को अपनाने के लिए, ठीक है। उन्होंने पूर्ण रचना, ये पेस्त्रो है, ठीक है, पेस्त्रोइका, ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है। पुनर्रचना का मतलब क्या आता है? पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। खुलापन का मतलब क्या है? ग्लानोस्त, तो ठीक है, ये भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, राइट। आगे देखो, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए, तो मैं आपको बता दूं, कमज़ोरियाँ। किसकी कमज़ोरियाँ? जो सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं थी, उनमें कमज़ोरी थी, ठीक है। अब कमज़ोरी में मतलब क्या है कि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। उसकी अंदरूनी कमज़ोरियों ने क्या किया? सोवियत संघ के विघटन में अपना योगदान दिया, राइट। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सोवियत संघ की जो आर्थिक संस्थाएं थी, ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब पे किसका वर्चस्व है? अमेरिका का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो पावरफुल देश होगा, संस्थाएं उनकी ही सुनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसी कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया, राइट। ये आपका पहला कारण है। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। दूसरा मैं बताऊं, संसाधनों का अधिकांश प्रयोग परमाणु होता है। फ्रेंड्स देखो, सोवियत संघ का क्या था कि यहाँ पे जो संसाधन था ना, इसका अधिक से ज़्यादा प्रयोग किस पे करते थे? परमाणु हथियारों पे, सैन्य सामानों पर, ठीक है, उस पर लगाया करते थे। और यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे, उनके विकास पर भी संसाधन खर्च किए गए थे, ठीक है, जिससे सोवियत संघ के नियंत्रण में वो लोग आ सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और इस व्यवस्था का सामना करते हुए क्या हुआ? इसकी सोवियत संघ के विघटन में इसने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर दिया, राइट। अब आगे देखो, 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, एक ही शासन का वर्चस्व था इनके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप देख लोगे, जो सोवियत संघ है, इसका विघटन में सबसे महत्वपूर्ण कारण इसी को माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दल था, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट है, और ये कब से था? 70 सालों से था, और यही मतलब 70 सालों से कायम था, और इसके अंतर्गत इतने भ्रष्टाचार व्याप्त हो गए थे, ठीक है, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक दल को अगर आप ही जिता रहे हो, तो रहते ऐसा तो है नहीं कि उसकी सारे कामों को जानते हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल जाता है, ठीक है, और वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाता। अगर जवाबदेह नहीं रहेगा तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। जवाबदेह का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो,
उसके हित में बोलने के लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि हाँ आपने काम किया, अब वो चाहे गलत हो चाहे सही। अगर आप देश के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं कोई, तो अगर आप जनता के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो नहीं सही रहा, फेल हो गया, जो भी है, तो आपको जनता के प्रति जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तो जवाबदेह ये होता है, ठीक है। लेकिन सोवियत संगठन जो सोवियत संघ था, उसके कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, जवाबदेह नहीं रह गई थी, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, राइट। आगे देखो, आगे भी कारण है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत संघ का विघटन। अब मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार का मतलब क्या है, जो 1900 के दशक था, ठीक है, इसमें मध्य एशिया में सोवियत संघ जो पार्टी के महासचिव बने थे, उसी दौरान ये कब महासचिव कब बने थे, 1980 के दशक में, ठीक है, किसके, सोवियत संघ के। उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, जो पश्चिम के देश हैं उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, ठीक है, और सोवियत संघ इसकी बराबरी करने में चला गया था। अब जाहिर सी बात है, किसी की बराबरी करके आप उस जैसा तो बन नहीं सकते ना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव ने उनकी बराबरी करने के लिए उन्होंने सुधार किए, ठीक है। लेकिन जो सुधार किए थे वो सुधार बाकी में हो नहीं पाया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसका एक कारण बना, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या है, हथियारों की होड़ में शामिल होना। क्योंकि आपको पता है जो सोवियत संघ है ये हथियारों की होड़ में शामिल हो गया था। इसने अपनी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए अपने क्या किया, अपने संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग हथियारों पर किया, ठीक है, ताकि अमेरिका को बराबरी दी जा सके, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि कोई देश आगे निकला तो आप इससे बराबरी कर ही सकोगे, लेकिन इसके जितने भी इसका बजट था इसने क्या किया, हथियारों पे लगा दिया, सिर्फ इसीलिए कि अमेरिका के बराबर आ सके, ठीक है। और इसी कारण सोवियत संघ में ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार और प्लास्टिक मिसाइलें बनाने लगा था, ठीक है। और इसी होड़ में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे देखो, अगला क्या है, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे छूट जाना। अब इसमें क्या था, जो सोवियत संघ था, ठीक है, वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे छूट गया था, क्योंकि हथियार की होड़ में शामिल होना या फिर मतलब दूसरे के देशों की बराबरी करके अपने आप को उसके अंतर्गत ढालना, ये तो ठीक नहीं है ना। आप जितने में हो मतलब होता है ना कि जितनी चादर उतना ही पैर पसारो, वही हाल है। तो वैसा करना चाहिए था इन्हें, लेकिन दूसरे देशों की देख के इन्होंने क्या किया, अपने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ाया, जिससे ये और पीछे छूट गए और कहीं ना कहीं ये विघटन का एक कारण बना, राइट। आगे देखो, और आगे भी इसमें देख सकते हो सोवियत संघ विघटन के परिणाम क्या हुए, तो आप देख लेना। ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपका, ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है। यहाँ पे हेडिंग में मे बी वाइट हो गया, इस वजह से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। विघटन के परिणाम क्या हुए तो बता दूँगा आपको। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, जो ये जो पॉइंट्स मैं कराऊंगी ये सोवियत संघ के परिणाम है। विघटन जब हुआ इसका तो क्या परिणाम हुए वो है, ठीक है। देखो परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरा, अमेरिकी वर्चस्व पूरे देश में कायम हो गया। और अगर यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना, ठीक है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, ठीक है, और नए राष्ट्र का उदय हुआ, क्योंकि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो 15 नए गणराज्यों में बना था, ठीक है। तो ये है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हेडिंग है ये वाइट हो गया, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परिणाम, तो आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। आगे देखो, अब आता है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का मतलब सीधा सा होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना, ठीक है। तो यही अमेरिका जो साम्यवादी देश थे, ठीक है, इनके पतन के बाद क्या हुआ, विश्व बैंक और IMF के कहने पे इन्होंने क्या किया, साम्यवाद को छोड़ के पूंजीवाद की ओर ये बढ़े, ठीक है। और पूंजीवाद की ओर बढ़े तो क्या हुआ, देख लिया आपने रिजल्ट क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो यही है कि इन्होंने सबसे पहले आघात दिया, ठीक है, फिर उसका उपचार किया। आगे देखो, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, तो ये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा। फ्रेंड्स, ये बुलेट पॉइंट नहीं, ये बुलेट पॉइंट है, आपको एज अ हेडिंग इसको इस्तेमाल करना है, बाकी इसके अंतर्गत आपको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूर हो जाता है, बुक आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको चीज़ें पता रहे कि क्या कैसे है, ठीक है। देखो अगला क्या है, 90% उद्योग थी निजी हाथों में बेच दिया गया था, और इसको गराज सेल की संज्ञा दी गई थी। गराज सेल की संज्ञा इसीलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ पे जो उद्योग थे उसको क्या किया गया था, औने पौने दामों में बेच दिया गया था, ठीक है। उसकी कीमत बहुत कम कर दी गई थी, उसकी कीमत में गिरावट करके उसको क्या कर दिया गया, औने पौने दामों में बेच दिया गया, ठीक है। आगे देखो, जो यहाँ की सामूहिक खेती थी वो समाप्त हो गई थी, अर्थात यहाँ की GDP में क्या हुआ था, गिरावट आ गई थी।
आगे देखो, यहाँ की जो रूसी मुद्रा है रूबल, इसमें भी गिरावट आई, खाद्य संकट बढ़ गया था, आर्थिक विषमता बढ़ गई थी, और समाज कल्याण की जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, आगे चलो। अब संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में कह सकते हो 1991 में जब दिसंबर में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बढ़ गया था, तो ये गणराज्य में 15 बटा तो था, लेकिन फिर भी इसमें तनाव संघर्ष थे, कोई किसके लिए लड़ रहा था, कोई किसके लिए लड़ रहा था। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है उसके तनाव और संघर्ष के। अब आगे देखो, भारत और रूस के संबंध पे आगे एक बार हम टिप्पणी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र में दोनों के व्यापार अच्छे थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी रूस जो है भारत की मदद करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब कश्मीर का मुद्दा था तो उसके पक्ष में बोलता था। ठीक है, उसको ले सकते हो। सैन्य क्षेत्र में भी बहुत हेल्प करता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी और बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, कुछ याद करने वाले बिंदु हैं जो 1 नंबर में बन सकते हैं। तो बोरिस येल्त्सिन क्या थे, रूस के पहले राष्ट्रपति थे। CI इसका पूरा नाम क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल क्या है। ठीक है, USSR का फुल फॉर्म क्या है, समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य। ठीक है, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अब देखो कालक्रम के अनुसार इसको लगाना है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। रूसी क्रांति आपको 1917 में हुई थी। 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देखो, बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा गई, अफगान संकट 1979 में हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। आगे देखो, अब यहाँ पे हमें करना है मेल। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आप इसको मेल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मिखाइल गोर्बाचेव और शॉक थेरेपी, बोरिस येल्त्सिन और रूस, वार्सा पैक्ट, इन सबको आपको सही मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है ये, और मुझे कमेंट में इसको मेल करके बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, आपको अच्छे लगे तो आप लिख लीजिएगा, और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा समझाया अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो शेयर कीजिए, और उनसे कहिए वो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी की सभी को शुभकामनाएँ। मे भी ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मतलब निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो आज नाग पंचमी है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएँ। थैंक यू।